नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, हिंद टाइम के ख़ुसूसी प्रोग्राम शख्सियत में आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी एक बार फिर आपके दरमियान हाज़िर है, एक बहुत प्यारी सी और बहुत खूबसूरत शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आज के इस शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत का नाम है सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़। हम आपका इस्तक़बाल करते हैं डॉक्टर साहब, अपने इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको नाज़रीन इतना बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब की शख्सियत के बहुत सारे ऐसे गोशे हैं, यानी आप बहुत अच्छे ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, अदीब, राइटर, ज़ाकिर और बहुत बड़े दानिशवरों में आपका शुमार होता है। मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो अगर हम बड़े सग़ीर में नज़र डालते हैं तो ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में भी जो आपको जिस नज़र से देखा जाता है, उसकी वजह ये भी है कि हमने जो अपने बुज़ुर्गों को सुना है और जो लोग कुछ अभी नहीं रहे, उसमें हम ख़ास तौर से याद करते हैं कि रशीद तुराबी साहब को और ख़तीब अकबर मिर्ज़ा अतहर साहब को अगर हमें वो कहीं झलक दिखाई देती है तो वो हमें सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब के अंदर दिखाई देती है, जब वो मिंबर पर अपने ख़िताबत के जौहर दिखा रहे होते हैं और क्या इल्म बोल रहा होता है। मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम ही कम है। यानी वो एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं और बहुत अच्छे ज़ाकिर तो हैं ही, उसके अलावा आप बहुत अच्छे राइटर हैं, यानी आपकी अनगिनत किताबें मंज़र हम पर आ चुकी हैं। दुनिया भर के रसाइल में आपके मज़ामीन शाया होते रहते हैं, आपकी तहरीरें भी बोलती हुई नज़र आती हैं। यानी अच्छे राइटर की पहचान ही ये होती है कि जब उसकी तहरीर पढ़ें तो बस वो दिल चाहे कि उसे पढ़ते ही रहें और आखिर तक रुकें नहीं। तो ये भी ख़ासियत है आपके अंदर। आपका बुनियादी तौर पर जो आपका ताल्लुक़ है वो सूबे उत्तर प्रदेश की एक मरदमखेज़ सरज़मीन है साखनी में दादा और बुज़ुर्ग और वालिद मोहतरम भी वहीं रहते थे, लेकिन आपका ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो गुज़रा है वो लखनऊ में गुज़रा है और लखनऊ में उलमा और उदबा और शोहरा के दरमियान आपने बचपन से ही वक्त गुजारा। यही वजह है अदब की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं तो दुनिया आपका एतराफ़ करती है, आपकी इज़्ज़त का, आपकी काम का। और आज हमने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि डॉक्टर साहब हमें कुछ वक्त दीजिए, हमारे इस शख्सियत प्रोग्राम को थोड़ी अपनी शिरकत से रौनक बख्शिए। तो हमारी दरख्वास्त डॉक्टर साहब ने कबूल की। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मोहतरम, हमारे मेहमान सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले मेरा अपने जो भी हमारा मेहमान इस शख्सियत प्रोग्राम में होता है उससे मैं पहला सवाल यही करता हूँ कि इंसान की किसी भी मुकाम पर पहुँचने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसकी तालीम। तो आपका इब्तदाई दौर तालीम का कहाँ रहा और उसके बाद जो तालीमी सिलसिला रहा, आपने डॉक्टरेट तक का सफ़र तय किया है, वो कहाँ कहाँ आपने ये सफ़र किया तालीमी सिलसिला, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। सलीम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनाया और इसके तवस्सुस से मेरी बात नाज़रीन तक और सामाईन तक पहुँचेगी। और बाकी आपने जितनी तारीफ़ें मेरी की हैं मैं उसका अहल तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत मामूली सा तालिब इल्म हूँ। अलबत्ता आपकी मोहब्बतें हैं वो और आपका खुलूस है जो लफ्ज़ों की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा था। तालीम का जहाँ तक सवाल है, जो आपने पहला सवाल किया कि तालीम के हवाले से, तो मेरी इब्तदाई और बुनियादी तालीम दरअसल मेरे वतन ही में हुई है। जैसा कि आपने कहा, साखनी से मेरा ताल्लुक़ है। साखनी ज़िला बुलंदशहर। साखनी तारीख़ी जगह है, ख़ासकर अज़ादारी के हवाले से पूरी दुनिया में उसकी पहचान है और अब तो इल्मी और अदबी हवालों से भी उसने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई है। तो मैं 5वीं तक मेरी तालीम साखनी में हुई है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था, इस्लामिया प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मैंने हासिल की। उसके बाद फिर मुझे हमारे उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला इमाम जुमा साखनी, उन्हीं ने मेरा एडमिशन फिर मुझे नौगावा वो लेके गए। अच्छा। और मदरसा जामिया अली जाफ़रिया में कराया। अच्छा, जामिया में भी जी, तो मैं वहाँ पर 2 साल में रहा। अच्छा। और वहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अम्मार आबदी नजफ़ी साहब क़िबला, जो कि अपने ज़माने के बुलंद पाया आलिम थे और आलिम होने के साथ साथ बेहतरीन ख़तीब भी थे वो। तो इब्तदाई तरबियत हमारी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अम्मार हैदर आबदी नजफ़ी साहब क़िबला ने की
और वहाँ भी मेरी इब्तदाई तालीम 2 साल मैंने वहाँ पे तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया और फिर मेरा एडमिशन हमारे बरादर मोहतरम और हमारे सरपरस्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला इस्लामिक टूर एंड ट्रेवल्स के जो मालिक हैं, फिर मुंतज़िर भाई ने मेरा एडमिशन लखनऊ में सुल्तान मदारिस में कराया। अच्छा। तो सुल्तान मदारिस में जब मैं पहुंचा तो वो वहाँ पर हमारे मदरसे में उस वक्त बहुत ही अजीम तरीन उलमा दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उस ज़माने में जिन असातिज़ा से हमने तालीम हासिल की उसमें फ़क़ीह आज़म सैयद मोहम्मद जाफ़र रज़वी साहब क़िबला जो मदरसे के प्रिंसिपल थे हमारे, और उनका शोहरा था पूरी दुनिया में। ईरान और इराक़ के उलमा भी उनकी इल्मियत और काबिलियत को तस्लीम करते थे। जो भी इम्कानात थे और जितना भी वक्त ज़्यादा हो सकता था उनके साथ गुजारा और ज़ानू अदब तय किया उनके सामने। तो ये एक सिलसिला रहा उनसे। और उसके अलावा फिर वहाँ जो हमारे दीगर उलमा थे उस वक्त, उसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद बेदार हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला थे जो हमारे सदर मुदर्रिस थे। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं मौलाना बेदार साहब क़िबला के ही रूम में उन्हीं के कमरे में रहता था। अच्छा। और उनके यहाँ तकरीबन मेरे ख़्याल से उस वक्त 2000 से ज़्यादा किताबें उस कमरे में ख़ुद मौजूद थीं जिस कमरे में मैं रहता था। और क़िबला ने मुझे मेरा इंतख़ाब किया था कि मैं उस कमरे में रहूं, क्योंकि वो बहुत ही सख्त गिर थे। और उनके यहाँ जो कमरा उनके नाम से मौसूम था उसमें वो अपनी पसंद के ज़हीन तलबा को रखते थे। तो मैं तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़हीन था, लेकिन मैं उनका इंतख़ाब था। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि बेदार साहब ने मुझे मुंतख़ब किया और मैं फिर 17 साल तक उसी कमरे में रहा। और मौलाना बेदार साहब क़िबला की सरपरस्ती में मैंने अपना पूरा तालीमी सफ़र तय किया सुल्तान मदारिस का। जी। और उसके अलावा जो बहुत से हमारे उलमा थे, असातिज़ा थे सुल्तान मदारिस में, जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना निसार अहमद ज़ैनपुरी साहब क़िबला थे जो कि बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और कितनी अनगिनत किताबों के उन्होंने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमे किए हैं। और वो इस वक्त भी वहाँ पर एक मदरसे में ही तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और मौलाना मूसी रज़ा यूसुफ़ी साहब क़िबला जो थे हमारे, वो भी बेइंतहा काबिल और उस ज़माने में ईरान से पढ़ के आए थे। उनकी भी बहुत सारी किताबें हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके उन्होंने भी दरस व तदरीस के हवाले से भी और इमामत के हवाले से भी खिदमत दीन की है। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक हमारे उस्ताद थे उस ज़माने में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद तकी मूसवी कश्मीरी, वो बडगाम से उनका ताल्लुक़ था। वो भी बड़ी शख्सियत थे उस ज़माने की। उनसे हमने तालीम हासिल की। और नहजुल बलागा हमें पढ़ाते थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कासिम साहब क़िबला हमारे। वो बहुत काबिल आदमी थे। नहजुल बलागा पे उनको अबूर था। तो नहजुल बलागा जो थे कासिम साहब क़िबला में पढ़ाते थे, जिनका इंतकाल जो है नजफ़ अशरफ में इराक़ में हुआ। वो ज़ियारतों के दौरान वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, उसी में उनका इंतकाल हो गया था। मौलाना शफ़ीक साहब क़िबला मेरे हम नाम भी थे। उन्होंने भी बहुत मेहनत की हमारे साथ और हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया। मौलाना सैयद मोहम्मद असग़र ज़ैदी साहब क़िबला, बहुत सारे उलमा हैं। अब मैं किस किस का नाम लूँ इस वक्त जिन्होंने तरबियत की है। सुल्तानुल मदारिस के इसके बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। सुल्तान मदारिस से मैंने जो तालीम हासिल की सदरुल फाजिल, वहाँ की जो डिग्री होती है आखिरी डिग्री, जी, तो मैंने वहीं से हासिल की। और मैं उन खुशबख्त तालिब इल्मों में हूँ कि जब मैं मदरसे का तालिब इल्म था उसी दौरान मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी। अच्छा। जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब पा चुका था। मैंने 1 साल मदरसे में रह कर के जॉब की है और अपनी तालीम मुकम्मल की है। उसके लिए ख़ुसूसी इजाज़त मुझे जामिया के हमारे जो प्रिंसिपल थे उनसे लेना पड़ी थी, क्योंकि वहाँ एक उसूल है, सिस्टम है कि कोई नौकरी करता है तो फिर वो हॉस्टल में नहीं रह सकता। उसके लिए वो बाहर रूम ले और यहाँ के तालीम हासिल करे। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है बाहर रह करके वो माहौल नहीं मिल सकता जो मदरसे में था। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की अपने उस्ताद से सैयद मोहम्मद जाफ़र रज़वी साहब क़िबला से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 साल और है और मैं यहीं से मुकम्मल करूँ उसको। तो वो इतने खुश थे कि भाई पहला तालिब इल्म है मदरसे का जिसको मदरसे में रहते हुए जॉब मिली है। तो उन्होंने बहुत खुशी मुझे इजाज़त दी और सरपरस्ती भी की। और मेरी कई किताबों पे उनकी तकारीज़ भी लिखी हुई हैं और जिससे उनकी मोहब्बतों का इजहार होता है कि मुझे कितना अजीज़ रखते थे। वाह। देखा नाज़रीन, हमें खुशी महसूस हो रही है कि हम इस वक्त एक ऐसी शख्सियत
के साथ मौजूद हैं और ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू हो रही है जिन्होंने अपने जो तालीमी सफ़र को इस अंदाज से बयान किया है कि अपने तमाम असातिज़ा का ज़िक्र करना लाजिम समझा। उन असातिज़ा का ज़िक्र करना भी चाहिए था। यकीनन आपके साथ बैठकर आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने यकीनन कुछ ऐसे माहौल में आंखें खोली हैं और ऐसे माहौल में परवरिश पाई है जो सिर्फ इल्म और इल्म के ही हवाले से जाना पहचाना जाता है। जैसा कि आपने कहा कि मैंने जिस कमरे में रहकर 17-18 साल गुजारे हैं वो भी पूरी एक तरह से लाइब्रेरी ही कि किताबों से सजा। और यही वजह है कि जब किताबी माहौल में वही रह सकता है शख्स जिसे किताबों से इश्क होगा। जॉन एलिया ने कहा है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो किताबों से इश्क होना ज़रूरी है उसके लिए। और आपके उस्ताद मोहतरम ने आपके अंदर वो ख्वाहिश को देख लिया था, इसीलिए आपको इजाज़त दी उसमें रहने की। और वो सफ़र इस तरह से आगे बढ़ता है कि आप पहले वो किताबें पढ़ते ही थे। इस खाकसार का एक शेर है कि इससे पहले कि कुछ लिखा जाए, डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कुछ लिखा जाए पहले थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। पहले थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो यकीनन कुछ लिखने के लिए थोड़ा सा नहीं पढ़ना पड़ता बल्कि बहुत पढ़ना पड़ता है। और डॉक्टर साहब ने जब किताबों में सफ़र किया तो इल्म हासिल करते गए और वो फिर अपने कलम के ज़रिए अपने इल्म के जौहर दिखाते रहे। आपने अनगिनत किताबें, अनगिनत मौजू पर आपके मज़ामीन हैं और जो आपने ख़ास तौर से मकाला एक लिखा जिसके लिए पूरी दुनिया में आप एक अलग आपकी पहचान इस हवाले से भी आपको पहचाना जाता है कि आपने इंतखाब किया एक शायर जो लखनऊ की सरज़मीन का एक बड़ा अहम शायर है, इरफान सिद्दीकी साहब। तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को ज़रा सा यही बताते चलें कि आपने जो इंतखाब किया कि इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से आप कुछ लिखें, ये कैसे ख्याल आया आपके ज़हन? भी आपने एक शेर पढ़ा सलीम भाई जी, इससे पहले कि कुछ लिखा जाए पहले थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो ये जो आपका शेर है दरअसल ये हमारी ज़िंदगी से बड़ी मुताबिकत रखता है। और जिस शायर का आपने ज़िक्र किया अभी इरफान सिद्दीकी साहब, उन्हीं ने सबसे पहला सबक ही हमें सिखाया था कि कुछ लिखने से पहले सोचो और देर तक सोचो, उसके बाद जब सोच के कुछ लिखोगे तो उसमें असर अलग तरह का होगा। और फिलफौर लिखी हुई चीज़ें जैसे जल्दी लिखी जाती हैं वैसे जल्दी भुला दी जाती हैं। बहुत सी बात है, बहुत सी बात है। तो सोशल मीडिया पे इस वक्त देखिए, जी आप देखिए वही सब चीज़ें होती हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब का तरीक़ा भी यही था कि वो जब कोई गज़ल लिखते थे बहुत सोचते थे और लिखने के बाद उसको कई बार नज़र सानी करते थे, उस पर फिर नज़र सालिश करते थे और मुसलसल उसमें तब्दीलियाँ करते रहते थे, उसकी ज़बान को खूबसूरत बनाते थे। तो उसी तरह से हमारी भी तरबियत की उन्होंने कि जब कुछ लिखो तो छपने की जल्दी नहीं होनी चाहिए कि इधर लिखा उधर छपने को भेज दो, बस उसको लिखने के बाद बार बार उसे संवारो। तो इरफान सिद्दीकी साहब से कुर्बत आपकी रही? जी बिल्कुल बिल्कुल इरफान सिद्दीकी साहब से बहुत गहरी कुर्बत रही हमारी और उनसे कुर्बत का सबब था रोज़नामा सहाफ़त। अच्छा जी। और वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जो उनसे कुर्बत हुई इरफान साहब से वो इस तरह से हुई थी। पहली मुलाकात इरफान साहब से हमारी बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई है 6 दिसंबर सन 1992, उस वक्त मैं लखनऊ में था। सुल्तान मदारिस से मेरा दाखिला हो चुका था। मेरा दाखिला 5 मई 1992 को सुल्तान मदारिस में हुआ था और दिसंबर में ये वाक़या पेश आया 1992 में। तो उस वक्त सहाफ़त अखबार कौमी आवाज़ बंद हो चुका था और सहाफ़त अखबार अपनी पहचान बना रहा था और सहाफ़त अखबार के एडिटर थे इरफान सिद्दीकी साहब। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई है तो उस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब ने पहले पेज पर जो इदारिया लिखा था वो बहुत गज़ब का लिखा था। इदारिया तो हमेशा अंदर छपता था अखबार में, लेकिन उस दिन का अखबार हमें याद है आज भी, पूरा अखबार ब्लैक था और इदारिया फ्रंट पेज पे छपा था उस दिन और जंगल राज उसका उन्वान था इस तरह से। और वो एक एक लफ्ज़ जो था दिल में उतर जाने वाला था। तो उसको पढ़ने के बाद मैं मिलने के लिए गया, तलाश में निकला कि भाई ये हाँ कि किसने लिखा इदारिया, मिलना चाहिए। तो मैं सहाफ़त के दफ्तर गया और वहाँ इरफान सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात हुई मेरी, जबकि ये उसी दिन का वाक़या नहीं क्योंकि उस दिन तो कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे शहर में और हालात बहुत ख़राब थे। कुछ दिन के बाद का किस्सा है ये। आज जब मेरी हुई तो मालूम हुआ कि वो सहाफ़ी तो हैं ही हैं लेकिन असल तो शायर हैं और शायरी भी बहुत ही खूबसूरत शायरी, बहुत ही बामानी शायरी और अपने ज़माने के बाकमाल शोरा में से एक थे वो। तो फिर पहला तारुफ़ बस इसी हवाले से हुआ था। उसके बाद फिर मैं जानने लगा, मुझे उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और वो भी बड़े रिज़र्व नेचर के थे, वो लोगों से जल्दी क्लोज़ नहीं होते थे, घुलते मिलते नहीं थे। और मुझे भी वक्त लगा, यानी कि एक ही दिन में मैं उनके करीब आ गया
मैं जाता था अपने मज़ामीन लेके, अपनी तहरीरें लेके दिखाता था। तो उस दौर में ही आपकी तहरीरें भी सहाफ़त में माशाअल्लाह, यानी आप जो यही कहा जाए कि सुल्तानुल मदारिस में ही तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी दौरान आपने कलम का सफ़र अपना सहाफ़त के ज़रिए भी जारी रखा। लेकिन मेरा जो पहला मजमून छपा था सलीम भाई, यहाँ दरमियान में हम मौजू से हट रहे हैं अपने, लेकिन ज़िक्र आया तो इसने बताता चलूँ कि सबसे पहला मजमून जो मेरा था वो रोज़नामा सहाफ़त में नहीं छपा था। अच्छा। बल्कि पहला मजमून माहनामा इस्लाम में छपा था मेरा। अच्छा, इस्लाम। हाँ, सीरत साथ ज़िंदगी उसका जी, उस ज़माने में भी और आज भी माशाल्लाह बड़ा रिसाला है हमारा, शियों का बहुत ही अहम रिसाला है और पूरी दुनिया में उसके क़ारीन हैं और पूरी दुनिया में उसको लोग बहुत ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ते हैं। आप कहीं भी किसी मुल्क में जाइए, मैं तो अक्सर जहाँ जिन मुल्कों में भी जाता हूँ और जहाँ मैं ठहरता हूँ, वहाँ हर इमाम बारगाह में, हर मस्जिद में माहनामा इस्लाम में तो सब कुछ तकरीबन जो भी इंसान जिस तरह से भी अपना चाहता है उसे मवाद मिल जाता है। जी बिल्कुल। और मौलाना जाबिर साहब क़िबला की शख्सियत भी बड़ी कामूसी शख्सियत है, बहुत इल्मी और अदबी शख्सियत है उस ज़माने में। जी, और जाबिर भाई हमारे में तो भाई कहता हूँ, हालांकि मेरे बुज़ुर्ग हैं वो, लेकिन उसी ज़माने से जाबिर भाई कहने की आदत पड़ी हुई है। तो वो बड़ी मोहब्बत करते थे, और मैं ही नहीं, तमाम तालिब इल्मों को उनका एक मिजाज था कि नए लिखने वालों को आगे बढ़ाना, और वो तालिब इल्मों को छापते थे। और अगर तालिब इल्मों के मज़ामीन कमज़ोर भी होते थे और लगता था कि वे रिसाले के मेयार के मुताबिक नहीं है, तो जाबिर भाई का ये अंदाज़ था मखसूस कि वो उस मज़मून को मेयार के मुताबिक करते थे। अच्छा। और फिर उसको छापते थे ताकि तालिब इल्मों की हौसला शिकनी ना हो। इस तरह से हौसला बढ़ाते थे और अपने मेयार के मुताबिक लाके उन चीज़ों को अच्छा करके, बेहतर करके उसको छापते थे। तो आपका पहला मजमून उसमें आ गया? जी, पहला मजमून माहनामा इस्लाम में छपा था। उसके बाद सहाफ़त, और उसके बाद तो फिर मुख्तलिफ अखबारों में सहाफ़त ने बहुत ज़्यादा छापा मुझे। उसमें जो इरफान सिद्दीकी साहब का सिलसिला था और अमान अब्बास साहब जो सहाफ़त के मुदीर हैं और मालिक भी हैं अखबार के, वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे। उनसे भी मैं बहुत क्लोज़ हो गया था और आज भी वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह से हैं और मेरी सरपरस्ती भी करते हैं वो, और उनसे बिल्कुल भाइयों जैसा रिश्ता है। और मैं कहीं भी जाता हूँ दुनिया में, कहीं भी रहूँ, तो अमान भाई के राब्ते में रहता हूँ और मैं हमेशा वहाँ से मज़ामीन वगैरह भेजता रहता हूँ अपने। तो इरफान साहब की शायरी ने आपको मुतासिर किया और फिर चाहा आपने कि भाई इस पर मुझे मक़ाला लिखना। हाँ, तो फिर ये हुआ कि बात है 1992 की, जो पहली मुलाकात इरफान साहब से हुई। फिर ये मुलाकात अक़ीदत में बदल गई मेरी कि मैं उनकी शायरी सुनता था और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और वो बहुत कम ऐसा होता था कि शेर सुनाते थे। मैंने पहले शायर वो देखे हैं ऐसे कि जो शेर कहते थे और सुनाने का उन्हें शौक़ बिल्कुल नहीं था। आप घंटों उनके पास, शायरों में भी बहुत कम मुख्तसर था, उनके पास घंटों आप बैठे रहिए, अगर आप नहीं जानते कि वो शायर हैं तो पता ही नहीं लगेगा उनकी बातों से कि वो शायर भी हैं। और आप जानने वाले हैं तब भी आप कितने भी दिन बैठते रहिए, वो कभी ये नहीं कहेंगे गज़ल सुन लीजिए या मैंने कुछ कहा है सुन लीजिए। और क्या तो बहुत ज़बरदस्त शायर थे और बहुत ही रिज़र्व थे और इस तरह से आम तौर पर सुनाते नहीं थे वो। लेकिन मैं इतना करीब हो गया था कि फिर अक्सर मैं उनसे फरमाइश करता था कि इरफान भाई कुछ नया कहा हो सुनाइए, तो मैं सुनता था, भी मेरे घर जाता था और बिल्कुल बेटे की तरह से मुझे मानने लगे थे। और उन्हीं ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार भी अदा किया। और भाभी हमारी जो इरफान साहब की अहलिया हैं वो भी बिल्कुल मुझे बेटे की तरह चाहती थी। सब बहन भाई हमारे जो उनके बच्चे हैं एकदम बिल्कुल बहन भाई की तरह का हमारा माहौल रहा वहाँ पे घर पर उनके। लेकिन जो मेरी किताब है ये, जिसका भी आपने जिक्र किया, इरफान सिद्दीकी शख्स और शायर, ये किताब वो किताब है जो मैंने इरफान सिद्दीकी साहब को सरप्राइज़ दिया था। अच्छा। उनको ख़बर ही नहीं थी कि मैं उन पर किताब लिख रहा हूँ। अरे वाह! तो उनकी शख्सियत के हवाले से ये जो किताब भाई बड़ा उसे मकबूलियत हासिल हुई, वो उन्हें पहले बताया नहीं था आपने? बिल्कुल नहीं, उनको ख़बर ही नहीं थी। और वो इस तरह से था सिलसिला, असल में लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैं MA कर रहा था, तो ये 2002 की बात है। तो वहाँ पर एक पेपर होता है लॉन्ग ऐसे और एक मकाले का होता है। तो मैंने मकाला लिखा था और अकेले ने लिया था मैंने, 150 बच्चे हमारी क्लास में थे, उसमें अकेला मैं था जिसने मकाला लिया था। और फिर मैंने इरफान सिद्दीकी साहब का इंतखाब किया था। तो जो हमारे उस वक्त उस्ताद थे उन्होंने मना भी किया कि भाई कम वक्त होता है, इसमें टाइम भी जमा करना होता है यूनिवर्सिटी में, इतने कम वक्त में आप लिख नहीं पाएंगे। इरफान सिद्दीकी बहुत ही सख्त गिर शायर हैं और इतनी आसानी से गिरफ्त में आने वाले नहीं हैं, उनके मौज़ूआत और वो तमाम चीज़ इस तरह की हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो उन्हीं पर लिखना है और मैं लिखूँगा और इसी वक्त के अंदर लिखूँगा। तो फिर मैंने लिखा और इरफान साहब को बताया भी नहीं। लेकिन एक चैप्टर ऐसा था उस मकाले में जिसमें इरफान साहब की मदद दरकार थी और उनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। वो था सवाने का चैप्टर, जो बाब हमारा पहला बाब था इरफान सिद्दीकी की सवाने।
तो उसमें सवाने में तो हम अपनी तरफ से लिख ही नहीं सकते थे कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ क्या। और अच्छा, उससे पहले इरफान सिद्दीकी साहब पे कोई किताब भी नहीं आई थी जी कि हमें वहाँ से कहीं से कोई मदद मिल जाएगी। इसके लिए हमने भाभी को राज़ी किया। अच्छा। और उन्हें बताया कि आप ये नहीं बताएंगे इरफान साहब को कि हम किताब लिख रहे हैं उनके ऊपर या मकाला लिख रहे हैं। अच्छा। सिर्फ आप खाली ये कि भाई मजमून लिख रहे हैं कोई ये अपना, और आपकी सवाने थोड़ा जानना चाह रहे हैं, तो आप उनसे या तो ख़ुद लिख लीजिए कुछ पॉइंट ख़ास या फिर मुझे बता दीजिए तो मैं किसी वक्त आके बैठ जाऊं और वो बता दें और मैं उसको नोट कर लूं। तो भाभी ने बात की इरफान साहब से, तो इरफान साहब आमादा नहीं हुए, उन्हें तो खबर ही नहीं थी कि किताब की बात कोई है, वो समझ रहे थे मजमूनी। वो इतने बेनियाज आदमी थे इन चीज़ों से, उन्होंने कहा छोड़ो शफ़क़, कहाँ मजमून लिखोगे, हटाओ, क्या करना है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है और ये सब इस तरह की। मैंने कहा नहीं इरफान भाई, मुझे लिखना है, सवाने पे थोड़ा सा आपसे मालूमात करना है, गुफ्तगू के तौर पर कुछ चीज़ें मुझे आप बताइए। तो फिर मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने पूछा कहाँ तालीम हासिल की आपने, किस किस तरह से, जो बातें आज आप मुझसे कर रहे हैं वो सब मैंने इरफान साहब से पूछी उस वक्त। और उस तरह से मैंने कुछ पॉइंट लिखे, फिर उसी को फैलाया अपने अंदाज में, पूरा चैप्टर बनाया और तकरीबन 60 पेज का वो फिर चैप्टर बनाया। सवाने आ गई। फिर जब मेरा मकाला यूनिवर्सिटी में सबमिट हो गया, तब उसके बाद मैंने एक कापी ला के इरफान साहब को शाम में दिखाई यूनिवर्सिटी, सीधा मैं वहीं उन्हीं के घर पहुंचा। क्या बात है। मैंने कहा इरफान साहब मैंने ये इस तरह से मकाला लिखा है, तो बहुत खुश हुए वो और उन्होंने बहुत तारीफ़ की। पहली बार मैंने उनको देखा कि जो खुद अपने ऊपर लिखने पे कभी खुश नहीं होते थे वो, लेकिन उनको ये अच्छा लगा कि यूनिवर्सिटी में और फिर इतना करीब होके मैंने उनको खबर नहीं लगने दी और इतना कि मैं काम कर रहा हूँ कोई, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी थी। वाह। देखिए नाज़रीन, हमने चाहा कि यूँ तो डॉक्टर साहब ने अनगिनत किताबें लिखी हैं और बहुत सारे मज़ामीन और ये जिस पर चाहते हैं हम तो सर, लेकिन ये मैं चाहता था कि इरफान सिद्दीकी एक ऐसा शायर जो लखनऊ की सरजमीन का कि जिसकी अज़मत का एतराफ़ सब पूरी दुनिया ने किया है, उनके ऊपर जो किताब आपका जो मकाला आया उसने जो मकबूलियत हासिल की, उसके पीछे क्या रास्ता, तो हमारे डॉक्टर साहब ने हमारी दरख्वास्त पर बताया कि वो किस बैकग्राउंड में लिखी गई किताब और किस तरह से उसको जगह जगह उसको पसंद किया गया। और फिर तो आपके पास मुसलसल फ़ोन और ये सिलसिला रहा होगा। एडिशन बहुत छपे हैं, एडिशन उसके कितने आ गए, इंडिया में भी छपे, पाकिस्तान में भी छपे और आज तक छप रहे हैं। शमशुर रहमान फारूकी साहब ने मुझे बाकायदा ख़त लिख के मुबारकबाद दी कि तनकीद की किताब और बार बार छप रही है, शफ़क़ तो मुबारकबाद के। बताइए शमशुर रहमान फारूकी साहब और एज डिफरेंस देखिए, आप तो उनके आगे बच्चे बैठे, जाहिर सी बात है, लेकिन इतनी कम उम्र में इस को समझ लेना कि हमें किस नौइयत का और किस शख्सियत के हवाले से कुछ लिखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर बड़ी बड़ी शख्सियात ने, जैसा कि आपने नाम लिया, इन लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की और आपको फ़ोन करके फिर मेरी किताब पे शमशुर रहमान फारूकी साहब ने जो तीसरा या चौथा एडिशन था, मेरा चौथा एडिशन शायद मेरे ख्याल से था, उस पर बाकायदा लिख के भेजा, वो मेरी किताब में छपा हुआ है, आर्टिकल उनका पूरा मजमून लिखा है उन्होंने मेरी किताब के ऊपर। और मैं इस मामले में बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी इस किताब के ऊपर उर्दू दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नाक़िदीन हैं तकरीबन सभी ने लिखा है। और उसमें मैंने फिर अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसका बर्ग ख़याल के उन्वान से, उसमें फिर मैंने तमाम नाक़िदीन और इस तरह के जो हमारे अकाबिरीन हैं उनके मज़ामीन शामिल किए हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, यूँ तो मैंने जिक्र किया अभी नाज़रीन से कि आपने अनगिनत किताबें और अनगिनत मज़ामीन लिखे हैं। कुछ किताबों का जिक्र मैं चाहता हूँ कि सरसरी सा अगर आ जाए कि हमारे नाज़रीन को भी पता रहे कि अब मैंने पिछले दिनों देख रहा था कि आपकी एक किताब का रस्म इजरा गवर्नर हाउस में गवर्नर के दस्ते मुबारक से हो रहा है, और यूँ भी दुनिया भर में आपकी बहरहाल किताबों का इजरा होता रहता है और सिलसिला रहता है। तो कुछ दो एक किताबों का जिक्र अगर आप ज़रूर समझते होंगे हमारे नाज़रीन के दरमियान इस वक्त काम करके वाकई लगा होगी कुछ मैंने अलग। सबसे पहली किताब जो मेरी कोशिश थी वो तो तदवीनी कोशिश थी एक, और वो खराज हयात के नाम से मैंने मुरतब की थी किताब, और वो अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद के ताल्लुक़ से थी। दरअसल मेरा मिजाज और मेरा नेचर ये रहा है हमेशा कि वो काम करो जो हुआ नहीं जिस मौजू पर। मैंने कोई भी नक्शे सानी नहीं है, मेरे जितने मौजूआत हैं सब नक्शे अव्वल के तौर पर हैं। पहली बार मैंने उन मौजूआत पर काम किया है। तो ऐसी मोहसिन नकवी शहीद से मुझे बड़ी अक़ीदत थी, और वो ज़ाकिर भी बहुत अच्छे थे, शायर भी बहुत अच्छे थे। मैं उस ज़माने में विजयवाड़ा में नमाज़ पढ़ाने गया हुआ था रमज़ान मुबारक में, तो वहाँ से जब मैं पलट के आया, ये बात है 1996 की, तो जब मैं वहाँ से पलट के आया तो मदरसतुल वाइज़िन की लाइब्रेरी में पहुँचा। मेरी आदत थी, मैं लाइब्रेरीज़ में बहुत वक्त गुजारता था अपना, किताबें पढ़ने में और अखबारात और जो मैगज़ीन आती थी अपडेट रहता था, हर चीज़ चाहता था कि मुझे मालूम रहे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने पाकिस्तान का एक हफ्ता रोज़ा अखबार था निदाए शिया, वो वहाँ देखा, और उस पर देखा फ़र्स्ट पेज पर मोहसिन नकवी शहीद की तस्वीर छपी हुई थी और उनकी शहादत की खबर थी। तो वो देख कर के मैं बहुत रोया वहाँ पर।
तो जो वहाँ के लाइब्रेरियन थे मौलाना मासूम रज़ा साहब क़िबला, इमाम जुमा है वो, छपरा में इमाम जुमा है वो, तो बिहार के रहने वाले हैं वो। तो वो आए मेरे पास, कहने लगे भाई शफीक साहब क्या हो गया, खैरियत, आप इतना रो रहे हैं, कोई बात हो गई? वो समझे कोई घर वर पे किसी का इंतकाल हो गया, कुछ हो गया, मैं इतना रो रहा हूँ जो। तो मैंने कहा नहीं सब ठीक है। तो बोले क्या हुआ क्या इतना? मैंने बताया कि मोहसिन नकवी शहीद हो गए। कहने लगे शफीक साहब इस अखबार को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, सैकड़ों लोग पढ़ के चले गए, मैंने तो किसी को ऐसे रोता हुआ नहीं देखा जैसे आप रो रहे हैं यहाँ पे, और आप तो इतना रो रहे हैं। तो क्या आपका क्या ताल्लुक़ था मोहसिन नकवी से? कोई रिश्तेदारी थी या क्या आपका ऐसा? क्योंकि लोग पढ़ते हैं चले जाते हैं यहाँ, कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि रोना तो बड़ी बात है, तस्करा तक नहीं इस पर होता, गुफ्तगू तक नहीं करते लोग कि भाई कोई शहीद हो गया क्या है। तो मैंने कहा नहीं, ना मेरी कोई रिश्तेदारी मोहसिन नकवी शहीद के साथ है और ना मैं कभी मिला हूँ। लेकिन मेरे वालिद साहब पाकिस्तान जाते थे तो वहाँ से उनकी मजलिसों की कैसेट लाते थे। उस ज़माने में कैसेट चलती थी ना, हाँ, टेप रिकॉर्ड वाली जो चलती थी वो था। तो मैं उनको सुनता था और मुझे मसाइब पढ़ने का अंदाज़, उनका फ़ज़ाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था और मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन था और अक़ीदतमंद था। और एकदम से मेरे दिल को बहुत ज़्यादा चोट लगी जब ये हुआ कि शहीद कर दिए गए वो। फिर मैं अपने आंसू ना रोक पाया, बहुत रोया। तो फिर मासूम भाई ने कहा ऐसा है कि आप एक काम करिए, हमारा मुहर्रम नंबर आने वाला है, आप मोहसिन नकवी ही पर मज़मून लिख दीजिए आप। अच्छा आप ये देखिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मोहसिन नकवी मज़मून लिखूँगा। तो मैं वहाँ से गया फिर, और रात को क्योंकि दिन में रोया था बहुत, मोहसिन नकवी के बारे में रात को सोचता रहा। फिर नमाज फ़जर के बाद मैं बैठा लिखने के लिए और मैंने मोहसिन नकवी शहीद पर एक मज़मून लिखा, मैं यूँ भी फूल ताख़िर मुझे बिखरना था, ये उन्वान था उसका। ये मोहसिन नकवी ही का एक शेर है कि ख़िज़ां की धूप से शिकवा फ़िज़ूल है मोहसिन, मैं यूँ भी फूल ताख़िर मुझे बिखरना था। तो इसी उन्वान को बना के मैंने जो मज़मून लिखा और फिर मैं मासूम भाई को लेके पहुंचा, उनको दिखाया। तो बेइंतहा खुश हुए, कहने लगा बड़ा अच्छा मज़मून लिखा है तुमने, इससे तो हम अपने रिसाले में शुरू ही में छापेंगे, इब्तदाई जो हिस्सा होता है उसका। तो हमने कहा ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, जहाँ आप छापें। उन्होंने वो छापा, वो मज़मून छपा। फिर मुझे वो अल्फाज, वो चीज़ें भी नहीं भूलता हूँ मैं कि जो उस मज़मून के छपने पर लोगों के रद्द-ए-अमल के तौर पे आए थे। हाँ, बहुत खतूत आए अलवाइज़ में, और उसके अलावा खुद मुहर्रम नंबर था, जी मुहर्रम नंबर था। और उस ज़माने मुहर्रम नंबर कर लोग इंतज़ार करते थे। इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था जो आज है, जिस तरह से चीज़ें। उस वक्त तो कम नंबर निकलते थे और लोग बेचैनी से इंतज़ार करते थे और साल भर उसी को पढ़ते थे। अगर पता लग जाए कहीं आया है तो उसके लिए हासिल करने के लिए तमाम कोशिश। तो मुझे वो लम्हे बड़े याद आते हैं आज भी कि जब मेरे पास सुल्तान मदारिस में एक ख़त आया पाकिस्तान से, लाहौर से, निदाय शिया के एडिटर का ख़त था, वो जाफ़र अली मीर उसके एडिटर थे, उसी अखबार में जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मोहसिन नकवी शहीद की शहादत की खबर छपी थी। उनका जब ख़त मुझे मिला तो मैं बेइंतहा खुश हुआ। फिर मैंने उसमें देखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि आपने मोहसिन नकवी शहीद के हवाले से जो मज़मून लिखा है वो हमें बहुत पसंद आया, और उस मज़मून को हमने अपने अखबार में, निदाय शिया में, फ़र्स्ट पेज पे जगह दी है, और वो अखबार भी हम आपको इस ख़त के साथ भेज रहे हैं। तो उन्होंने पहले सफ़े पे छापा और फिर आखिर में उसमें लिखा था, तारीफ़ें लिखने के बाद, कि अगर आप कुछ भी मुझसे इनाम के तौर पे मांगेंगे तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए, कि इस मज़मून के एवज़ में कोई इनाम मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं वो चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से बताइए कि आपको लाहौर से क्या चाहिए और मैं वो आपको लखनऊ भेजूँ। तो मैंने वो ख़त पढ़ा उनका, और फिर उसी ज़माने में जितने में ये ख़त वहाँ से आया और मज़मून छपा, मैंने एक काम और कर लिया था। मैं मोहसिन नकवी शहीद के मैंने मज़ामीन इकट्ठा कर लिए थे जो नसरी तहरीर थी। उस वक्त तक मोहसिन नकवी शहीद का कोई भी नसरी मजमूआ नहीं छपा था। शेरी मजमूआ उनके 10 छप चुके थे, 10 छप चुके थे उस वक्त, लेकिन नसरी कोई नहीं छपा था। पहला मजमूआ मैंने हिंदुस्तान में छापा था उनका जी, उसका नाम था खराज हयात। ठीक है ना। तो वो जब मैंने तैयार किया तो अब वो उसी ज़माने में ये ख़त आया जाफ़र अली मीर का कि इनाम आप क्या चाहते हैं। तो मैंने उनको लिखा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और आपने इनाम के लिए मुझसे कहा है कि इनाम क्या चाहते हैं, तो मुझे इनाम चाहिए आपसे। और वो ये कि मैंने मोहसिन नकवी शहीद के मज़ामीन का मजमूआ डिटेल दी कि कौन कौन से मज़ामीन उसमें शामिल किए हैं, ये तफसील है इसकी, और ये इसका नाम है, खराज हयात नाम रखा है मैंने। मैं चाहता हूँ कि इस मजमून पर तकरीज़ पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से लिखा कि आप मुझे भेजिए, ये मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे, ये है मेरा तोहफ़ा। तो मैंने ये उनको ख़त लिख के भेजा था। उस वक्त जो लिखा था, बच्चा था, तालिब इल्म था, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो मुझे याद नहीं, मफ़हूम उसका यही था। तो वो लिख के भेजा। तो उधर से जाफ़र अली मीर साहब का फिर ख़त आया कि आपने इनाम तो बड़ा ज़बरदस्त मांग लिया है, लेकिन क्योंकि मैंने ख़ुद लिखा था आपको कि आप इनाम मांगे और मैं दूँगा, तो इंशाअल्लाह मैं दूँगा और आपको बेनज़ीर भुट्टो से लिखा के आपकी किताब पर तकरीज़ भेजूँगा। आप मुझे अपना मुसव्वदा भेजिए।
हमने किताब का मुसव्वदा उनको भेज दिया डाक से, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उन्हीं ने बेनज़ीर भुट्टो से मेरी किताब पर तकरीज़ लिखा के भेज दी। देखिए साहब, क्या बात है, ये कितना दिलचस्प वाक़या जो हमारे डॉक्टर साहब ने सुनाया कि देखिए नस्र में भी लिखना एक मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि शायरी ही बहुत अट्रैक्टिव होती है, नस्र लिखना भी बहुत बड़ा कमाल है, बल्कि नस्र में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं मैं समझता हूँ, और ख़ुसूसी तौर से तहक़ीक़ी काम जो होते हैं, अब वो तलाश करना कि कौन कौन से मोहसिन नकवी साहब ने मज़ामीन कौन कौन से लिखे हैं, उन तमाम मज़ामीन को इकट्ठा करना, ये बड़ा काम होता है। लेकिन ये जब एक जुनून की कैफियत जब तक ना हो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब ने कम उम्र में ही ये कुछ कर दिखाया, आपकी तमाम वो मज़ामीन, आपकी वो तहरीरें। जी एक बात और बताना चाहता हूँ सलीम भाई कि शुरू से मेरे जहन में जैसे ये रहा कि हमेशा बुलंदियों के ही सफ़र मैंने तय किया और ख़यालों में हमेशा बुलंदियाँ रहीं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो से तकरीज़ लिखाना ये बहुत बड़ी बात थी 16 साल की उम्र में, बाकी लेकिन उन्होंने लिखी क्यों? क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी में ही मोहसिन नकवी शहीद भी थे, नहीं शहीद भी थे, और वो बड़े लीडर थे उस ज़माने में वहाँ के, और बेनज़ीर भुट्टो की तज़ीन और तौहीन में लोग लगे हुए थे। उस वक्त मोहसिन नकवी शहीद ने एक नज़्म कही थी, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेक़सूर, वो बड़ी मकबूल हुई थी वो नज़्म। तो मोहसिन नकवी को बड़ा अजीज़ रखती थी बेनज़ीर, और जब उनको पता लगा कि हिंदुस्तान में किसी तालिब इल्म ने, छोटे बच्चे ने कोई किताब लिखी है और मोहसिन नकवी शहीद पर है, तो उन्होंने भी बहुत खुशी के साथ ये तकरीज़ लिखी। आपने उस मुनासबत से ही सोच लिया कि मैं फिर ऐसी शख्सियत से ही लिखवाऊँ अगर लिखना ही है तो, कि जो आपने इंतखाब ये सोच कर ही। फिर अब उस किताब की इशाअत का भी सुनिए, वो भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि मैंने उस किताब की किताबत के लिए, उस ज़माने में कंप्यूटराइज तो ये सब तो था नहीं, किताबत का ज़माना था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कातिब को मैंने चुना था उस किताब की किताबत के लिए, जाफ़र मिर्ज़ा। हाँ, जाफ़र जी, नाम सुना होगा आपने, बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने। जाफ़र मिर्ज़ा साहब लखनऊ के नहीं हिंदुस्तान के बड़े कातिबों में से एक थे। अगर उन्होंने किसी की किताब लिखी तो मेरी किताब जो खराज हयात है उसकी किताबत जाफ़र मिर्ज़ा साहब ने की है। अच्छा। फिर इरशाद की मंजिल आई कि वो छपवाई कहाँ जाए, तो उसके लिए परवाना रदौलवी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और बहुत हमें मोहब्बत करते थे तालिब इल्मी के ज़माने से। उनके एक दोस्त थे लखनऊ में, चौधरी सिक्का मोहम्मद नकवी साहब। अच्छा। बहुत बचपने के दोस्त थे उनके, वो बहुत अजीज़ रखते थे एक दूसरे को। तो मेरे मज़ामीन तौहीद में इल्म में छपते रहते थे और वो पढ़ते थे, तो इस निस्बत से उनसे तारुफ़ था। और एक हमारे भाई थे वज़ीर बादशाह साहब, अल्लाह उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए, सांखनी से हमारे हम वतन थे, और बड़ी मकबूल शख्सियत थे उर्दू दुनिया में भी, और अदीबों शायरों के बड़े कदरदान थे, उलमा के, खुतबा के बहुत कदरदान थे। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि परवाना साहब से अच्छी किताब कोई छपवा नहीं सकता है, तो आप परवाना साहब से रब्ता करिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। फिर उन्होंने उनका नंबर दिया मुझे, मैंने परवाना अंकल भी मैं कहता था उनको, उनसे बात की, उन्होंने फिर वो किताब छपवाने की ज़िम्मेदारी ली, और एक हफ़्ते में वो किताब छपवा के उन्होंने लखनऊ मुझे भेज दी। वाह वाह, और बहुत शानदार छपी थी। क्या बात है। देखें नाज़रीन, किताब लिखना ही बहुत बड़ा काम है, और एक तो लिखने का काम इतना बड़ा, लेकिन उसमें लिखने के साथ साथ ये सोच लेना कि प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि आदमी फिर पढ़े बगैर रह नहीं जाए इससे। लेकिन आपने ये चाहा कि इस वक्त ये जो कुछ मैंने लिखा है वो कातिब भी ऐसा ढूंढा जाए जो उसी अंदाज से इतना अट्रैक्टिव बना दे उस किताब को, इसलिए सबसे बड़े कातिब का इंतखाब, और फिर उनसे लिखवा लेना, और फिर उसके बाद उसे छपवाई भी ऐसी जाए कि जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, सबसे हसीन किताब छप सके। तो ये किताबी दुनिया भी एक बड़ी दुनिया है, और जो किताबी दुनिया से जुड़े हुए हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें वही सोच सकता है जो एक अजीम फ़िक्र का मालिक हो, और एक दानिश्वर की हैसियत से हमारे डॉक्टर साहब को पूरी दुनिया जानती है। ये तो हमने कुछ उनकी तहरीरों के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। हकीकत तो ये है कि जब आप मिंबर पर होते हैं, और जब मिंबर पर आप ज़िक्र अहले बैत इस अंदाज से, यानी मैं उसके कितनी तारीफ़ करूं, किस अंदाज से तारीफ़ करूं, उसे बयान ही नहीं किया जा सकता। आप जब वो फ़ज़ाइल और मसाइब बयान कर रहे होते हैं, वो कैफ़ियत अलग होती है, और सुनने वाले की कैफ़ियत भी, और आपके पढ़ने का भी अंदाज़ जब मिंबर पर आप होते हैं। यही वजह है कि मौला ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। आप दुनिया भर के सफ़र में रहते हैं। अभी गुज़िश्ता साल आपने कनाडा में जो याम अज़ा में जो आपने अशरे पढ़े हैं, वो भी बड़े, उसका मैं अब तो क्योंकि आसानी हो गई है कि अब यूट्यूब के ज़रिए सुना भी जा सकता है, तो हमने देखा कि वहाँ के और सिम्पोजियम और प्रोग्रामों में भी आपने जो हिस्सा लिया, और वहाँ के जो चैनल्स हैं उसमें जो आपके इंटरव्यू वगैरह आए हैं, उसमें जो गुफ्तगू की है वो वाकई इतना जिक्र तारीफ़ की जाए उसकी कम है। तो मुसलसल आपका ये सफ़र है, और ऐसा नहीं है कि जब आप कोई काम करे तो उससे मौला तोहफ़ा ना दें, तोहफ़े की शक्ल में आपको बहुत कुछ नवाजा है परवरदिगार ने। वो क्या कि आप
न सिर्फ ये कि बहुत अच्छे ज़ाकिर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे अदीब हैं, बल्कि आप बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं। और ये वजह है कि हिंदुस्तान में नजफ़ हिंद जैसी यानी जोगीपुरा जो मौला अली के हवाले से एक वो ज़ियारत और वो दरगाह है जो पूरी दुनिया में मकबूल है, या तो वो उसका ज़िक्र करूं या मैं शहीद सालिस आगरा जो उनका मज़ार बहरहाल जो जिसकी तारीख़ पर नज़र है वो समझ सकता है कि उनके मज़ार की अहमियत और उसकी फ़जीलत और उनकी शहीद सालिस की अज़मत का अंदाज़ा है। इन मकामात पर जो सालाना मजालिस होती हैं या उसके अलावा जो मौला अली की शहादत पर जो जोगीपुरे में ताबूत निकलता है वो सबसे बड़ी मरकज़ी मजलिस होती हैं। ये जो सिलसिला है ना उसमें भी यानी उसमें कन्वीनर की हैसियत से एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार की हैसियत से भी आप खिदमत अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। ये तोहफ़े की शक्ल में मौलाना ने अपनी खिदमत आपसे ली हैं इस उम्र में, और आपके अंदर ये एक मैनेजमेंट का एक पावर भी है जो आप ही कर दिखाते हैं। अभी आपसे ज़िक्र हुआ और किताब के हवाले से बात हुई, जो आपने बताया कि हमने ये सोचा कि किताब ऐसी आए, ऐसी छपे, ऐसी लिखी जाए, ऐसे, तो ये सारी बातें वही कर सकता है जो अच्छा मैनेजमेंट में माहिर हो। तो ये हम देखते हैं कि जो सालाना कई रोज़ की मजालिस होती हैं उसमें भी जो नज़्म व ज़ब्त देखते हैं वो भी उसमें भी कमाल डॉक्टर साहब का देखने को मिलता है। बहुत कम उम्र में आपने इतना अच्छा और इतना खूबसूरत सफ़र तय किया है अपनी ज़िंदगी का कि जिस पर हम जितनी भी गुफ्तगू करें कम है, और जी चाहता है कि हर गोशे पर हम गुफ्तगू करते रहें, लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है नाज़रीन। जी तो चाहता है कि डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करते रहें और डॉक्टर साहब हम अपने वाक़यात कुछ सुनाते रहें और हमें बताते रहें अपने अपने किस्से, लेकिन बड़ी तेज़ी से सुई घड़ी की आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कुछ हमारे नाज़रीन से खुसूसी तौर पर आप मजालिस पढ़ने भी जाते हैं जगह जगह, तो आप देखते होंगे कि जहाँ भी जैसे आप कनाडा गए या और भी जहाँ हिंदुस्तान में भी कहीं जाते हैं कि मसलन आप रहते लखनऊ हैं, आप मजलिस पढ़ने गए हैं हैदराबाद, या आप मजलिस पढ़ने गए हैं गुजरात, तो हर जगह के सामीन कुछ अलग कुछ ख्वाहिश भी रखते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ मौला के फ़ज़ाइल सुनने हैं, आप मौला की अज़मत बयान करें मिंबर से, लेकिन बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमें कुछ आप देके जाएं, कुछ हमें हमारी हिदायत करें आप अहले बैत के हवाले से। तो ये बात जब आप जाते होंगे अशरा पढ़ने या वो, तो ये सुनते हैं तो एकदम से कम टाइम में ये डिसीज़न लेना, तो ये बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार रहती होंगी, ये इस बारे में थोड़ा सा बताएँ। देखिए, पहले तो सलीम भाई जो आपने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं हमारे सामीन में, मजलिसी तबका जो है, एक वो तबका है जो कहता है हमें मौला के फ़ज़ाइल सुनिए, दूसरा तबका वो है कि हम कुछ लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, हिदायत कीजिए। तो मैं तो उस नज़रिए का हामी हूँ कि मौला के फ़ज़ाइल से बढ़ के कोई हिदायत नहीं है। क्या बात है, एक जुमले में आपने पूरी बात। मैं तो हिदायत का पैगाम, हिदायत का मैसेज मौला के फ़ज़ाइल से देता हूँ, और यही मेरा तरीक़ाकार रहा है हमेशा से, और उससे बढ़ के ना हिदायत किसी चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि ये मरकज़ हिदायत हैं, इनके ज़िक्र में हिदायत है। हर लम्हा जब हम इनका ज़िक्र करेंगे तो हम कोई न कोई हिदायत का पहलू पाएंगे उसके अंदर। बस ये ज़रूरी है कि हम बसारत के साथ साथ बसीरत का इस्तेमाल करें और समझें इन अजीम तरीन शख्सियतों के किरदार को, सीरत को। सिर्फ ये नहीं, मैं हमेशा मिंबर से कहता हूँ कि फ़ज़ाइल सुनिए मौला के, मगर फ़ज़ाइल के साथ साथ सीरत क्या है मौला की, मौला का किरदार क्या है, उस पर भी गौर कीजिए, उस पर भी तदब्बुर कीजिए, क्योंकि वो भी मौला की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जहाँ फ़ज़ाइल की अपनी अहमियत है, वहीं मौला की सीरत भी बहुत ज़रूरी है, उस पर अमल पैरा होना। तो वो जी बिल्कुल, वो अमल करें। और यही मैं मैसेज मिंबर से भी देता हूँ कि फ़ज़ाइल मौला के पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि मिंबर तो बना ही फ़ज़ाइल के लिए हैं। दरअसल अगर यूँ ज़ाहिरी हिदायत की बात की जाए तो उसके लिए महराब है, हिदायत का पैगाम महराब से जाता है, लेकिन हिदायत का असल पैगाम जो है वो मिंबर ही से जाता है, और वो पैगाम में हिदायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब है, मगर साथ में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के किरदार का भी ज़िक्र होना चाहिए, उनकी सीरत भी बयान होना चाहिए। और वो पूरी तमाम हिदायत के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा काफ़ी, उससे बड़ी और हिदायत क्या हो सकती है। मैं देखिए बहुत कम जुमलों में और बहुत कम वक्त में आपने पूरी वजाहत कर दी इस बात की कि मौला के फ़ज़ाइल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में ही हमारी हिदायत है। हमें हर कदम पर उनके जो फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं उसमें हिदायत है, और न सिर्फ फ़ज़ाइल बल्कि मसाइब में भी हमें वो हिदायत का ही रुख है। तो मौला के ज़िक्र, मौला का तस्करा अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हिदायत ही है। और में जो हिदायत मिलती है हम लोगों को, वो सब्र व ज़ब्त की हिदायत मिलती है। किस तरह से
आलाम और मसाइल जो हमारे सामने आए, हम ऐसे मौके पर उनका सामना कर सकते हैं और कैसे इस्तेहकाम के साथ हम बड़ी बड़ी मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये अहले बैत के मसाइब हमें सिखाते हैं। तो यहाँ तो फ़ज़ाइल में भी हिदायत है, मसाइब में भी हिदायत है। क्या कहनी है, वाह 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 वाह, क्या उम्दा बात कही है डॉक्टर साहब ने। देखिए मसाइब में भी जो हिदायत का रुख बताया कि भाई देखिए सब्र जो अगर हमारे अंदर आ रहा है तो उस अगर हम मसाइब सुनना है मौला के, तो मौला के जितने भी साथियों की शहादत बयान की जा रही है उसमें हमें एक सब्र का मादा हमारे अंदर आना चाहिए। और यही पैगाम की सूरत में आज के प्रोग्राम के अहम पैगाम मैं समझता हूँ ये हमारे तमाम नाज़रीन के लिए एक तोहफ़ा है कि आज के इस प्रोग्राम की अहम शख्सियत सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब ने जो अपने इस खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मौला के फ़ज़ाइल और मौला के मसाइब में हिदायत का रुख है, और मसाइब में भी खुसूसी तौर से जो सब्र का हमारे ऊपर हमें जो पैगाम देती हुई नज़र आती है मौला की हिदायत, वो हमें उसे पर गौर करना चाहिए। और किसी भी तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हों वो हमारे लिए एक बहुत उम्दा नमूना है हिदायत के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये जो मसाइब का रुख है। तो जी इसमें भी सलीम भाई आपने जिस तरह किताबों के बारे में कहा था, तो मैं चाहता हूँ कुछ किताबों के नाम मैंने वो गुजारिश की थी उससे पहले भी मैं अर्ज़ कर दूँ ताकि हमारे जो सामीन हैं और जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उनमें से अपने ज़ौक़ के मुताबिक इंतखाब कर सकते हैं। जो चंद किताबें हैं उनके अहम किताबों के नाम में इस वक्त अपने नाज़रीन और सामीन के लिए बताना चाहूँगा। उसमें जैसा कि एक किताब तो भी ज़िक्र किया गया है, खराज हयात है। जी जी। एक आपने ज़िक्र किया था इरफ़ान सिद्दीकी शख्स और शायर है। उसके अलावा ज़िंदा आवाज़ें एक किताब है हमारी, एक इरफ़ानुल मजालिस है, एक तजल्ली नूर है, एक इर्तबात नबुव्वत व इमामत है, एक किताब ख़तीब अकबर शख्स और अक्स है, और एक किताब सैरफ़ी अदब है जो भी जल्दी शाया हुई है, और एक किताब है महर दरख्शां, एक किताब है उस्ताद मेहरबां। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, इस वक्त तो मुझे सबके नाम भी याद नहीं। देखें आपने नाज़रीन इन किताबों के उन्वानात से ही अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि आपकी जो नज़र है वो कितनी अदब के हवाले से कितनी दूर तक आप देखते हैं और उसे अपने कलम बंद करते हैं। कर रहा था कि हमारे डॉक्टर साहब के मज़ामीन दुनिया भर में रसाइल में शाया होते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सरसरी सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कहाँ कहाँ आपके मज़ामीन का सिलसिला रहा है और कौन कौन से मज़ामीन आपके इन मैगज़ीन्स में आते रहे हैं। देखिए सलीम भाई, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा अगर हम बताएंगे। 500 मज़ामीन मेरे अब तक शाया हो चुके हैं, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अरब अमारात और मगरबी ममालिक में जहाँ से भी उर्दू की मैगज़ीन निकलती है तकरीबन हर जगह मेरे मज़ामीन छप चुके हैं, और बड़ी तादाद है उनकी। और किताबें भी, जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ, दर्जनों किताबें भी हैं। लेकिन 4 बड़े रिसाले हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनका मैं एडिटर रहा हूँ, चीफ़ एडिटर रहा हूँ। अच्छा, जी जी। उसमें सबसे पहला जो रिसाला जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो अली मिशन का तर्जुमान था। हमारे यहाँ लखनऊ से एक बड़ा इदारा अली मिशन, और बड़ी कॉन्फ्रेंस किए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, मजालिस के भी प्रोग्राम किए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारे हसनैन रिजवी साहब, अच्छा, वो उसके सरपरस्त थे और सदर भी थे, और फिर मुख्तलिफ़ लोग उसके सदर रहे। तो वहाँ से बाब शरेल में एक मैगज़ीन निकलती थी, अच्छा, जो अली मिशन की मैगज़ीन थी। तो उसका मुझे सुल्तान मदारिस में तालिब इल्मी के ज़माने में ही मुदीर आला मुंतखब किया गया था, माशाअल्लाह। और मैंने उसको कई साल तक उस रिसाले की इदारत की, और उसके बड़े अहम नंबर निकाले। इसमें मौलूद काबा नंबर बड़ा मकबूल हुआ हमारा, नूर काबा नंबर बहुत मकबूल हुआ, और क्योंकि ये अनीस के हवाले से चल रहा है साल, 150 साल हुए हैं मीर अनीस अल्लाह मक़ामहू की बरसी को, तो हमने उस ज़माने में अनीस नंबर भी निकाला था उसका, और वो अनीस नंबर बेइंतहा मकबूल हुआ था। उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी अहम तरीन और हमारे अकाबिरीन हैं उन सब के मज़ामीन उसमें शामिल थे, और बड़ा तारीख़ी नंबर था, उसकी बड़ी पज़ीराई हुई थी। माशाअल्लाह। तो ये एक मैगज़ीन हो गई। और दूसरी मैगज़ीन इसके अलावा जिसका मैं मुदीर रहा, शिया मैगज़ीन थी, सहमाही शिया, और उस मैगज़ीन के बानी थे ख़तीबुल ईमान मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन ताहिर जरवली साहब क़िबला। तो जाहिर सी बात है वो तो सब मेरी पैदाइश से पहले की बातें हैं, वरना लोग सोचेंगे मेरी उम्र क्या है कि उस ज़माने की बातें कर रहा हूँ मैं। लेकिन उनके बाद बहुत बाद में लेकिन बड़ी बात है भाई, कहाँ मुझे उस मैगज़ीन की इदारत का जी मौका मिला। और उसके अलावा फिर एक मैगज़ीन अल गदीर
थी और जिसके बानी मैगज़ीन के हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद महबूब मेहदी साहब क़िबला नजफ़ी थे और वो हैं इस वक्त माशाल्लाह से बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अमेरिका में, शिकागो में। वहाँ के इमाम जुमा हैं और बहुत मगरबी ममालिक की बहुत ही मकबूल तरीन शख्सियत हैं वो। और जब यहाँ थे मशरिक़ ममालिक में तो भी उनकी खिदमत रोज़ रोशन की तरह आया है। तो वो मैगज़ीन उन्हीं ने शुरू की थी, अल-ग़दीर, तो उसका एडिटर भी उन्हीं ने मुझे बनाया, अल-ग़दीर का भी, और उसके शुमारे भी मेरी इदारत में निकले। और एक मैगज़ीन ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला ने शुरू की थी और उसका नाम था इत्तला। उसका मुदीर भी मैं रहा और एक मुद्दत तक रहा और उसके भी बड़े यादगार नंबर हमने निकाले, जिसमें ख़तीब अकबर नंबर है, मक़ालात ख़तीब अकबर नंबर है, ख़तीबुल इरफ़ान नंबर है और शरीकतुल हुसैन नंबर है और सैयद सज्जाद अली इब्न हुसैन नंबर है। 350 पेज का वो शुमारा था। तो वो सारे नंबर हैं जो सब हमारे जो क़ारीन हैं उन तक पहुँचे हैं। देखिए तो नाज़रीन, देखा आपने कि इस वक्त डॉक्टर साहब ने जैसा कि बयान किया कि आप जिन रिसालों के साथ भी आप वाबस्ता रहे और जो जिनकी ज़िम्मेदारी आपको मिली वो आपने, और ख़ुसूसी तौर से आपने जो जिक्र किया है कि ताहिर जरवली साहब का और महबूब मेहदी साहब का, तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पूरी उम्र गुजार दी हैं अपने इसमें, और उसके बाद आपको वो मौका मिल जाना कि वो ज़िम्मेदारी जो वो निभा रहे थे उसके बाद कम उम्री में आपको वो मौका मिला, ये वाकई बहुत बड़ा एक शरफ़ हासिल हुआ आपको। मैं समझता हूँ, मैं तो आज भी देखता हूँ कि डॉक्टर साहब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो बड़े उलमा हज़रात हैं वो आज भी आपके रास्ते में मुसलसल रहते हैं। मैं महबूब मेहदी साहब का आपने जिक्र किया, मुझे भी याद आया अकील साहब भी आए थे, अल्लामा अकील ग़रवी साहब, वो आपका जिक्र बड़े मोहब्बत से बड़े उससे कर रहे थे। अकील साहब क़िबला ने भी मेरी जो किताब सरफ़िया दवाई है उसका मुकदमा उन्हीं ने लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, अयतुल्लाह अकील ग़रवी साहब ने उसका बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। और यहाँ इस मौके पर मैं अमान अब्बास साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका जिक्र भी मैंने पहले भी किया था और मैं ज़्यादातर इंटरव्यू में उनका जिक्र ज़रूर करता हूँ क्योंकि उन्हीं ने बड़ी हौसला अफजाई की है हमारी, और बहुत मुझे शाया किया उस वक्त जब मैं बहुत ही छोटा था और तालिब इल्म था, बड़ी हौसला अफजाई की है। और फिर रोज़नामा सहाफ़त की मजलिस इदारत का मुझे हिस्सा बनाया और वो आज भी हूँ मैं। रोज़नामा सहाफ़त दिल्ली से भी निकलता है, आपके लखनऊ से भी निकलता है, देहरादून से भी निकलता है, बम्बई से भी निकलता है और यूके से भी निकलता है, बर्मिंघम से। जी जी, तो अमान भाई की मोहब्बतें भी मुझे हासिल रही हैं और मैं सहाफ़त से भी जुड़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये है आला ज़रफ़ी के आपने जो लोग आपके करम फरमा, जो आपके साथ मददगार साबित हुए हैं, आपने उनका जिक्र करना ज़रूरी समझा है। और आपका इल्म जो ये बोल रहा था, ये अंदाज़ा हो रहा था कि आपको जो क़ुर्बतें हासिल नहीं हैं उलमा हज़रात की और दानिश्वर हज़रात की, वही अब दानिश्वरी की सूरत में आपके यहाँ हमें महसूस होती है। और यही वजह है कि आप तालीम से इतना ज़्यादा जुड़े रहे कि आप अभी भी इस वक्त बहैसियत लेक्चरर आप तालीमी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और एक तरह से तरबियत की भी एक बड़े दर्जगाह जो हमारे फ़र्श अज़ा है उसमें भी आप मिंबर से एक हमारी पूरी कौम की इस्लाह करते हुए नज़र आते हैं अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने इस ज़िक्र अहले बैत के ज़रिए। तो बहरहाल हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और हमारे आज के इस प्रोग्राम को लिए कुछ वक्त निकाल कर हमारे इस गुफ्तगू में शामिल हुए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहरहाल हमारी दरख्वास्त। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं सलीम भाई कि आप हमेशा मेरे साथ मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं और हमेशा मुझे अपने चैनल के तवस्सुस से आप मौक़े फ़राहम करते हैं कि मेरी बात लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे दरमियान शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत सुल्तानुल ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, जिनसे हमने दरख्वास्त की थी कि आज के शख्सियत प्रोग्राम में बतौर मेहमान हमें कुछ वक्त दें और हम उनसे कुछ गुफ्तगू कर सकें। अब हम वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत गुफ्तगू हुई, डॉक्टर साहब को जाने दुनिया भर में यूँ तो जाने कितने एजाज़ात मिल चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आए हैं तो हमारे जो चैनल्स हैं उसमें ख़ुसूसी तौर से हमारा ये हिंद टाइम और अहले बैत TV जो दुनिया भर में देखा जाता है, इसका अक्सर
की कोशिश है जो पैगाम अहले बैत को आगे बढ़ाने की ज़िक्र फ़िक्र ये चैनल की सूरत में। तो हम चाहते हैं कि इन इदारों की और इस चैनल्स के ज़रिए हम छोटा सा एक रिदाए अदब के तौर पर एक छोटा सा तोहफ़ा हम डॉक्टर साहब को इस वक्त पेश करना चाहेंगे। और इस खाकसार के जो शेरी मजमूए अब तक मंज़र-ए-आम पर आए हैं, उसमें ताज़ा शेरी मजमूआ कायनात मंज़र-ए-आम पर आया है, और उससे पहले सरमाया निजात और गहवारे खुशबू और ज़िक्र मुस्तफ़ा। तो ये अपने में मजमूए के एक सेट डॉक्टर साहब को पेश करना चाहता हूँ। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, बहुत जल्द हम आपसे फिर आपके रूबरू होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। है सभी का ख्याल मिर्ज़ा शफ़ी, है सभी का ख्याल मिर्ज़ा शफ़ी, आदमी बाकमाल मिर्ज़ा शफ़ी, आदमी बाकमाल मिर्ज़ा शफ़ी। ज़ाकिरों में हैं आप वो ज़ाकिर, ज़ाकिरों में हैं आप वो ज़ाकिर, नहीं जिनकी मिसाल मिर्ज़ा शफ़ी, नहीं जिनकी मिसाल मिर्ज़ा शफ़ी। आपके अनगिनत मज़ामी से, आपके अनगिनत मज़ामी से, है अदब माला माल मिर्ज़ा शफ़ी, है अदब माला माल मिर्ज़ा शफ़ी। ये दुआ है सलीम के लब पर, यूं जिए सालो साल मिर्ज़ा शफ़ी, यूं जिए सालो साल मिर्ज़ा शफ़ी। है सभी का ख्याल मिर्ज़ा शफ़ी, आदमी बाकमाल मिर्ज़ा शफ़ी, है सभी का ख्याल मिर्ज़ा शफ़ी, आदमी बाकमाल मिर्ज़ा शफ़ी।